आज हम लोग यूएस टैक्सेशन की फंडामेंटल सीरीज में एक और नए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये नया सेशन स्पेसिफिकली यूएस टैक्सेशन, यूएस सीपीए के स्टूडेंट और इनरोल्ड एजेंट की स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है। अब ये इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस सीरीज में मैं बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स को विथ डिटेल विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इसी कारण से हमें वीकेंड के साथ साथ वीकडेज में भी कुछ सेशन ऑर्गेनाइज कराने होंगे। तो सर वो सेशंस क्या होने वाले हैं वो आपके सामने मैं पहले डिस्कस करूं पूरा फ्रेमवर्क, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपको अगर एग्जाम को पास करनी है तो इसके कुछ मॉड्यूल्स मैंने डिजाइन किए हुए हैं। और ये मॉड्यूल्स को मैं जो आपको पढ़ाने जाने वाला हूं उसमें पहला सेगमेंट आएगा आपका ये 4-5 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, दूसरा बेसिस कैलकुलेशन। अब सर ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बेसिस कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको यूएस सीपीए या इनरोल्ड एजेंट के टैक्सेशन की एग्जाम को पास करना है तो यही एक डिसाइडेड क्राइटेरिया होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन, इवन कई जो सीपीए के स्टूडेंट मेरे पास हैं उनका फीडबैक है कि सर अगर आपको कैपिटल गेन, बेसिस का कैलकुलेशन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन अच्छे से आता है तो आप एग्जाम बहुत आसानी से पास कर सकते। उसी तरीके से इनरोल्ड एजेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में ये चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? पार्ट 3 एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंडिविजुअल और कंपनी का टैक्सेशन है। उसी तरीके से यूएससीपी का एक ही पेपर होता है रेगुलेशन, उसमें कंपनी इंडिविजुअल सब एक ही साथ है। तो अगर आपको एग्जाम पास करनी है विदाउट एनी डिले, विदाउट फर्दर अटेम्प्ट, तो ये जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है आप ये मान के चलिए कि आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो इस सीरीज में मैं आपको एक बात का कमिटमेंट देना चाहता हूं कि आप इस लाइव क्लासेस के साथ में इवन आप रिकॉर्डेड भी ले रहे हैं, ये पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करें और इसके सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग भी क्लास में करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा इफ यू आर कमिंग इन लाइव क्लासेस। तो इसके लिए एक अलग शेड्यूल मैं आपको भेजूंगा कि कब हमारा वीकेंड के अलावा वीकडेज पे भी सेशन होने वाला है। तो सीरीज का जो पहला मॉड्यूल है वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेसिस का कैलकुलेशन कैसे होता है। बेसिस मतलब किसी एसेट्स की को अगर हम सेल करते हैं तो उसका बेसिस मतलब उसकी बुक वैल्यू कह लीजिए। बुक वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर एक एनओएल, नेट ऑपरेटिंग लॉस का कैलकुलेशन स्टूडेंट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, वो भी इस सेगमेंट में सीखने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन भी काफी डिफिकल्ट होता है, वो भी हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं। और कैपिटल गेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल गेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप कंपनी के केसेस में पढ़ेंगे कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, शेयर होल्डर अपनी कंपनी को ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, सर पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कोई एसेट्स देते तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, पार्टनरशिप बंद हो गई तो एसेट्स। तो इतना कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि वो कई बार थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। और इस चीज को मैंने ओवर द पीरियड ऑब्जर्व किया स्टूडेंट के साथ में डिस्कशन करने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के बाद। और एक प्रॉब्लम क्या आती है कि दुनिया के कोई भी रिव्यू प्रोवाइडर्स की आप बुक्स पढ़ लीजिए, वो बिल्कुल बहुत ही नैरो सेंस में चीजों को लिखते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए इसके बहुत ब्रीफ में और क्रिप्स में नोट्स बनाए जो मैं आपको यहां दिखा भी रहा हूं, जिससे कि आपको निमोनिक्स वगैरह सारी चीजें, और ना केवल हम यहां पर नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे बल्कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे फ्लैश कार्ड आपको इसके मिलेंगे। तो आपको अगले 2 महीने सेशन को पूरा फॉलो करना है। तो ये 100% श्योर हो जाएगा कि आप यूएस टैक्सेशन की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला सेशन, प्रॉपर्टी बेसिस। आप इस वर्ड को देख लीजिए, बिना इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग आप एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहां पे वर्ड मेंशन किया है बेसिस। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और इवन सिमुलेशंस तक देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो बेसिस का क्या मीनिंग होता है।
बेसिस इज द अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी फॉर टैक्स पर्पस। मतलब अगर आपने किसी एसेट में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है एज पर दी IRC कोड, इंटरनल रेवेन्यू कोड, एज पर दी इनकम टैक्स रूल्स, उसकी वैल्यू क्या है ये डिसाइड करेंगे हम इस रूल्स में। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिस जानना? मुझे बताइए, क्या हम किसी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना किसी बेसिस को जाने? नहीं कर सकते सर। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कैसे, किस वैल्यू पे लगाना है, इसके लिए भी हमको बेसिस की जरूरत है। सर हमको उसको अमोर्टाइज करना है। कितने स्टूडेंट को डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बीच में डिफरेंस नहीं पता है? तो एक नटशेल में बता दूं, डेप्रिसिएशन जनरली किसके ऊपर लगता है? टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है, और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स। कितने लोगों को इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल पता है? आई गेस सभी को पता होगा, गुडविल, पेटेंट। तो सर गुडविल का भी कोई बेसिस होता होगा, पेटेंट का भी कोई बेसिस होता होगा, ये सब बेसिस हमें पता करने पड़ेंगे। और एक और बेसिस होता है, वो आपके नॉलेज के लिए सिर्फ अभी बता रहा हूं, कि जब आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे तो आपने फंड दिया, उस कंपनी ने आपको शेयर्स दिए, तो शेयर्स की वैल्यू क्या है उसको भी हम यहाँ पे बेसिस बोल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के अंदर केवल आपको ये नहीं समझना है कि सर प्रॉपर्टी में सर ने ये मकान बनाया तो केवल मकान के बारे में हम समझ रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का बेसिस। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? इन्वेस्टमेंट का बेसिस। तो सर ये किस किस काम में आएगा? डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के काम में आने वाला है, अमोर्टाइजेशन के कैलकुलेशन में काम आने वाला है, डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होता है? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया डिप्लेशन कहां लगता है? डिप्लेशन कहां जरूरत पड़ती है? सर डिप्लेशन पड़ती है नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग के केसेस में, तो उसका भी बेसिस निकालना पड़ेगा। कैजुअलिटी लॉसेस, कोई अर्थक्वेक आ गया तो कितना लॉस हुआ, ये सब कैसे पता करोगे जब तक आपको प्रॉपर्टी का बेसिस नहीं पता होगा? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो यूज इन द गेन और लॉसेस ऑन द सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है, तो भी आपको प्रॉपर्टी का बेसिस पता होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब किसी प्रॉपर्टी को हम सेल करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने से हमें जो भी गेन होगा, तो वो दो प्रकार के गेन होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या किसी स्टूडेंट को पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर और के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? कैपिटल गेन टैक्स लगता है या कोई और अलग सा टैक्स लगता है? बीच बीच में आप लोगों को इंगेज करने के लिए पूछते रहता हूं कि आप पुराना कुछ भूलते तो नहीं है। क्लास में ऐसे स्टूडेंट डेफिनेटली बैठे होने चाहिए जिनको ये, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत हैं, गोविंदा जोशी ठीक हैं। तो सर आपको ये ध्यान रखना है, सर ने बार बार बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ऑर्डिनरी इनकम का टैक्स लगता है। वेरी गुड, क्लास में 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ऑर्डिनरी इनकम के जितना टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने ही सिखाया है, बुक्स में लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है सर, तो बेसिस इसलिए कैलकुलेट करना है। अब देखिए, बेसिस कैलकुलेशन करने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं सर? 5 तरीके, 5 से भी ज्यादा, हाँ 5 है ना, 5। तो ये पांचों को आप देख लीजिए, ये 5 बेसिस को आप देख लीजिए कि बेसिस कैलकुलेशन करने के सर 5 तरीके हैं, 5 वेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिस। तो सबसे पहला बेसिस जो आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वो कॉस्ट बेसिस करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाता है। फिर उसके बाद अदर बेसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट बेसिस तो बहुत आसान है, सिंपल सी लैंग्वेज सर आपने मेंशन की है। कॉस्ट बेसिस इज द सम ऑफ कैपिटलाइज्ड एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जो भी आप पे कर रहे हो, जो भी आप पे कर रहे हो एक्विजिशन कॉस्ट। सर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मैंने वॉट एवर अमाउंट जो भी पे किया, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बेसिस। तो अब कॉस्ट बेसिस के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी।
सबसे पहले देखिए मेंशन किया है हर लाइन में, इनिशियल बेसिस इसको बोलेंगे, इस परचेज प्रॉपर्टी इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओनली कैपिटल कॉस्ट आर इंक्लूडेड। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो कॉमर्स का स्टूडेंट ही नहीं हो, जिसको कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंसेस ना पता हो। कोई ऐसा स्टूडेंट अगर है तो थोड़ा सा उसको अकाउंट में ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के पहले के सारे एक्सपेंडिचर, एक प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं और एक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। तो मेंटेन करने के लिए, जैसे सर हमने बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग को बाय करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंडिचर दिए वो कैपिटल, लेकिन एक बार बिल्डिंग आप पुट टू यूज में लेकर आ चुके हो तो उसमें छोटे मोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर। तो हमने यहां पर एक वर्ड मेंशन करना है, ओनली कैपिटल कॉस्ट आर इंक्लूडेड, दोस फॉर एक्विजिशन, टाइटल एक्विजिशन एंड मेजर इंप्रूवमेंट, दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर इंप्रूवमेंट, सर मेजर इंप्रूवमेंट सोचिए आपने एक ऑलरेडी बिल्डिंग बनाई थी, उस बिल्डिंग के ऊपर आप एक और फ्लैट और बना रहे हैं, कोई एडिशनल यूनिट को क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। दो माले का हाउस था, उसके ऊपर थर्ड फ्लोर आप और बना रहे हैं, सेकंड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर आप और बना रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेजर इंप्रूवमेंट। तो मेजर इंप्रूवमेंट को भी हम क्या करेंगे, उस एसेट्स की कॉस्ट में एड ऑन करते जाएंगे। तो कैपिटल कॉस्ट में सिंपल वर्ड हमें क्या ध्यान रखना है सर, तीन वर्ड याद रखना है, एक्विजिशन और एक टाइटल एक्विजिशन। टाइटल एक्विजिशन के लिए कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, किसको पता है? टाइटल एक्विजिशन के लिए जैसे कि आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, लीगल कॉस्ट। सर लीगल कॉस्ट, आपने एक एडवोकेट को बोला कि यार मैं ये प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा हूं, तो मुझे आपकी एडवाइस चाहिए कि ये प्रॉपर्टी का कोई टाइटल डिस्प्यूट तो नहीं है। तो आपने एक अटर्नी को हायर किया और उस अटर्नी को हायर करने की जो भी आपने फीस पे करी है वो भी उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दी जाएगी, बिकॉज ये है टाइटल एक्विजिशन कॉस्ट। तो आपने प्रॉपर्टी बाय करनी थी, उसके पहले आपने अटर्नी को हायर किया, उसको आपने जो भी पेमेंट किया दैट विल बी एडेड इन योर टाइटल एक्विजिशन कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के दे दिया है आपको पूरा, जो कि सेक्शन 1012 में प्रिस्क्राइब है। तो आप देख रहे हैं कि सर सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट आ जाएगी। अब सेकेंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड लायबिलिटी टू विच प्रॉपर्टी सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताएंगे, टेक्निकल चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सर मैंने एक प्रॉपर्टी को बाय करना है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी की प्रॉपर्टी मुझे समझ में आ गई, मिस्टर बी की प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने लगाई लेट से $10,000। अब मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक से एक लोन ले रखा था, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे, आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा मैं। बैंक से लोन ले रखा था $3,000 और मेरे ऊपर भी एक लोन चल रहा था $2,000। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक बात बोली कि यार मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए $10,000 देने को तैयार हूं, प्लस आपके लोन का भी रीपेमेंट करने को रेडी हूं, बट आप मेरे लोन का रीपेमेंट कर दे। बताइए बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, सबको मौका दिया, देखते हैं आप लोग कितना माइंड यूज कर सकते हो। तो इंगेज रहना क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना, यूज योर माइंड। फिर पोल करा लेंगे, देखते हैं, क्योंकि सारे चैट नहीं पढ़ पाऊंगा समटाइम। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है क्लास में। सबसे पहले सिंप्लीफाई तरीके से, मिस्टर ए को मिस्टर बी की प्रॉपर्टी पसंद आ गई, बोले आपकी प्रॉपर्टी के लिए मैं $10,000 लिख देता हूं, मैंने 1 लाख लिख दिया है ना, $10,000 मैंने पे करना है $10,000। साथ में मैं बोल रहा हूं कि आपका लोन भी पेमेंट कर दूंगा $3,000 का, लेकिन आप मेरे लोन का रीपेमेंट कर देना। बताइए बेसिस। कुछ बच्चे 12 लिख रहे हैं, कुछ 13 लिख रहे हैं, तो पोल शुरू कर दिया जाए। तो पोल से एक आइडिया लग जाता है, फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाता है। कुछ 11 लिख रहे हैं, कुछ 13 लिख रहे हैं, यही दो आंसर हैं ज्यादातर।
तो अब हो सकता है किसी का कोई आंसर ही ना आया हो। सारे स्टूडेंट वोट जरूर डालें, क्लास में वोटिंग देना कंपलसरी है इस क्लास में। अच्छा, जिनका आंसर नहीं आया है ये वो, हो सकता है किसी स्टूडेंट का 11 और 13 में आंसर ना आए, पर आंसर आप एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको आपका आंसर कुछ और आ रहा हो तो आप गेस वर्क भी ना करके आए एग्जाम में। तो एटलीस्ट गेस वर्क तो करके आना चाहिए। अच्छा, देवश्री का 8,000 आ रहा है, 8,000 वाले भी हैं, मतलब जो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया वो भी हैं। तो यार सिंपल सी बात है कि मेरे जेब से क्या क्या जाने वाला है, पहले तो देखिए सर, मेरी जेब से 10,000 ये जाने वाला है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, प्लस इस लाइबिलिटी का भी मुझे ही पेमेंट करना है। तो मेरे जेब से तो 13 जाने वाला है, लेकिन मुझे एक बेनिफिट भी मिलने वाला है। क्या बेनिफिट मिलने वाला है? वो मेरी इस लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर देगा। वो करेगा कि नहीं करेगा, तो मुझे बेनिफिट होगा, तो मेरे को एक तरीके से इनफ्लो हो गया। तो मेरे लिए बेसिस क्या होगा? मेरे लिए यहाँ पे बेसिस होगा 11,000। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द बेसिस लायबिलिटी अज्यूम्ड। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट यहां पे ही डिस्कस कर लेते हैं। अब सर, एक पार्टनर, क्योंकि हमने चीजों को अच्छे से समझना है, एनालिसिस करना है, एक पार्टनर है, वो अपनी एक प्रॉपर्टी दे रहा है, 10,000 बेच रहा है ना, 10,000 में बेच रहा है, और वो फर्म में चौथा पार्टनर है ना, फोर्थ, 1/4 हिस्से के लिए, समझते हैं ना, 1/4 मतलब 3 ऑलरेडी होंगे। यहां बेटा हम यहाँ लिख देते हैं ना, 1/4 है ना, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। एक लाइबिलिटी चल रही है 2,000। अब ये लाइबिलिटी को चारों पार्टनर मिलकर बियर करने वाले हैं। बताइए उस पार्टनरशिप के लिए क्या बेसिस होना चाहिए? यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट है। तो मुझे बताइए कि एक पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना बता दीजिए कि उसको लाइबिलिटी रिलीफ, कितना लाइबिलिटी रिलीफ मिल रहा है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये छोड़ दीजिए आप 10,000, ये 2,000 की लाइबिलिटी थी, बाकी सारे पार्टनर अब इस लाइबिलिटी को बियर करने वाले, उसको कितना रिलीफ ऑफ लाइबिलिटी मिल रहा है? आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, रिलीफ ऑफ लाइबिलिटी कितना होगा, इतना बता दीजिए। मैं क्या पूछ रहा हूं? रिलीफ ऑफ लाइबिलिटी। बेसिस बेसिस छोड़ दीजिए आप अभी, वो तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। रिलीफ ऑफ लाइबिलिटी कितना है? तो सर सीधी बात है, अभी भी मुझे 1/4 तो मुझे देना है, तो बाकी रिलीफ कितना हो गया मेरा? सिंपल सी लैंग्वेज है सर, 1/4 मुझे पे करना है ना, तो ये 500 निकाला, इसका मतलब लाइबिलिटी रिलीफ कितना है? 1,500 का एज ए पार्टनर आपको क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। ये बात समझ में आई नहीं आई? सर क्या बोल रहे हैं आप? 2,000 की लाइबिलिटी थी, बाकी 3 पार्टनर उसको बियर करेंगे, हमें भी तो कुछ बियर करना पड़ेगा ना, 1/4। तो लाइबिलिटी तो हमारे ऊपर थी 2,000 की, उसमें से 1/4 हम बियर करेंगे, बाकी सारे पार्टनर्स बियर करेंगे, तो हमें कितने का बेनिफिट मिल गया? 1,500 का बेनिफिट यहां पे मिल गया। तो यहां पर एक वर्ड लिखा था, इंक्लूडेड लाइबिलिटीज। तो सर एक लाइबिलिटी रिलीफ होता है, लाइबिलिटी रिलीफ वर्ड आएगा, और एक लाइबिलिटी अज्यूम वर्ड आएगा। तो जब आपको बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिलीफ और अज्यूम, तो आपसे कई बार एमसीक्यू में यही पूछ लेते, रिलीफ ऐड होगा या माइनस होगा, या अज्यूम प्लस होगा या माइनस होगा, ये पूछते हैं एमसीक्यू में, है ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। लाइबिलिटी अज्यूम प्लस होगी या माइनस होगी, बस प्लस और माइनस ही लिखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। लाइबिलिटी अज्यूम बेसिस का कैलकुलेशन करते समय। तो सर सिंपल बात है, मैं कोई बर्डन अपने ऊपर ले रहा हूं, मतलब मैं फ्यूचर में उसका पेमेंट करने वाला हूं, तो लायबिलिटी अज्यूम्ड को हम क्या करेंगे बेटा? बेसिस के कैलकुलेशन में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। थोड़ी सी डिसेंट सी इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ इतना इंटरप्रिटेशन पढ़ना पता होना चाहिए कि मैं कोई प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं और उसके ऊपर ऑलरेडी कोई लायबिलिटी है, और वो मैं अज्यूम्ड कर रहा हूं, अज्यूम्ड,
मतलब मैं ले रहा हूं तो उसको बेसिस में प्लस कर देंगे, और मेरी लायबिलिटी रिलीफ हो रही है तो बेसिस के कैलकुलेशन के लिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर। तो सर इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी जोड़ना चाहिए क्या, तो साफ लिखा है सब्जेक्ट नोट नॉट अनस्टेटेड इंटरेस्ट। सर लोन लिया है, लोन लिया है तो लोन की कॉस्ट को जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हैं वो कभी भी बेसिस में इंक्लूड नहीं होगा। तो बुक में इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में ये लाइन भर लिख दी जाती है और बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सर हमें ये ध्यान रखना है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय की, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चढ़ा था, वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूं तो मैं प्रॉपर्टी के बेसिस में जोड़ दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट को नहीं जोड़ूंगा। लेकिन मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी चल रही थी, उसका मैं रिलीफ मिल रहा है तो मैं उसको सब्सट्रैक्ट। उसके साथ साथ क्या क्या जोड़ेंगे सर, क्लोजिंग कॉस्ट, ब्रोकरेज कमीशन, कोई भी पे करोगे आप, जैसे मैंने आपको एडवोकेसी का चार्जेस बताया, कोई दलाल को आप हायर कर सकते हो कि आप प्रॉपर्टी को बायर कर रहे हो। प्री परचेज टैक्स, प्री परचेज टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स आप कोई पे कर रहे हो उसके ऊपर, सेल्स टैक्स ऑन परचेज, टाइटल ट्रांसफर टैक्स, ये सारे के सारे आप क्या कर देंगे, टाइटल इंश्योरेंस, रिकॉर्डिंग फीस, अटॉर्नी फीस, ये सारे के सारे आप क्या कर देंगे, कॉस्ट बेसिस पे प्लस कर देंगे। ये लाइन पर आपको देखना है, एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू आएगा तो इसको ध्यान रखना कि कैलकुलेशन करने के लिए। फिर सर फ्रेट इंस्टॉलेशन टेस्टिंग वगैरह होती है। आप सोचिए आप बहुत बड़ी एक मशीनरी लेकर आ रहे हैं, अब आपको आपकी फैक्ट्री में एक मशीनरी को इंस्टॉल करना है बेटा। अब वो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्रेन को हायर किया, रिकॉर्डिंग फीस और रजिस्ट्री करवाने के लिए बहुत सारी जैसे आपको टाइटल को रजिस्टर्ड कराना होता तो जैसे क्या होता चार किसी, जैसे प्रॉपर्टी एक्ट होता, देखो हम प्रॉपर्टी एक्ट तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि टाइटल की रिकॉर्डिंग के लिए एक रजिस्टर में एंट्री होती है, उसके लिए जो भी पे करेंगे वो भी क्या है। तो सर हम इतना सिंपल सा समझ लें कि जो भी परचेज से रिलेटेड फीस होगी ना, वो सीधा उठा के क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के बेसिस में जोड़ देंगे, प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले के सारे खर्चे बेसिस में प्लस कर देंगे। जैसे यहां लिखा अप्रेजल फीस, फ्रेट इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड ऑल, मैंने एग्जांपल दिया, एक बहुत बड़ी मशीनरी में अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करा रहा हूं, उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्रेन बुलाना पड़ रही है, वो क्रेन आकर मशीनरी को फिक्स कर रही है, जो भी खर्चे पे करोगे सब उसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे बेटा। न्यू रूफ टाइल बना रहे हो, न्यू गटर्स वगैरह बना रहे हो, वाटर लाइन टू प्रॉपर्टी, एक्सटेंडिंग वाटर लाइन लेकर आ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट डीमोलाइजेशन। देखिए किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कोई पुराना स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, आपने एक लैंड खरीदा है, हाँ ठीक लिखा है इनको। अब जिससे देखो, अब आपने एक लैंड खरीदना है, आपने देखा उस लैंड के ऊपर एक पुराना सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको वो स्ट्रक्चर पसंद नहीं है, जिससे भी आप लैंड बाय कर रहे हो ना, वो बोल रहे भैया स्ट्रक्चर हमें नहीं, मतलब आपको इसको तोड़वाओ, जो करना आप करो, हम तो आपको लैंड ये स्ट्रक्चर सहित सेल कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, क्रेन वगैरह बुलाई, लेबर वगैरह बुलाई, उसको सब डिमोलिश किया, तो जो डिमोलिश के एक्सपेंडिचर आपने बियर करे वो लैंड की कॉस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको तो डिमोलिशन कॉस्ट जो होगी वो बेसिस में क्या कर दी जाएगी, प्लस कर दी जाएगी। न्यू इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, सर क्या यही लिस्ट हो सकती है या इसके अलावा भी कोई लिस्ट हो सकती है, बेटा ये लिस्ट तो केवल छोटी मोटी दी है, ऐसे हजारों प्रकार के आइटम्स हो सकती है जो यहां पर लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करने से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर होंगे, उसको हम क्या कर देंगे, एंड यहां पर ऐड कर देंगे। अब सर क्या नहीं चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी आर नॉट एडेड टू द बेसिस। बस ये वर्ड है मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग, प्रॉपर्टी को एक बार खरीद लिया, बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते रहते हो, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, अब आपने प्रॉपर्टी में कहीं नुकसान ना हो जाए, जल ना जाए, आपने बहुत बड़ी मशीनरी लेकर आए हैं, तो वो मशीनरी की कॉस्ट को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाए। मशीनरी को मेंटेनेंस करने के लिए, मतलब लेकर आए हैं उसके बाद आपने इंस्टॉल करा लिया है, उसके लिए इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर एड ऑन नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूएनआईसीएपी, यूनिकैप रूल, जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल। प्रॉपर्टी टैक्स, मुझे बताइए बेटा प्रॉपर्टी टैक्स ऐड होना चाहिए कि नहीं, चलिए
अब कितने लोग स्टूडेंट को लगता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया है। कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक पोल करूंगा वापस से, क्योंकि मुझे देखना है कि ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा प्रॉपर्टी टैक्स आप में से कितने लोग ऐड करेंगे और कितने लोग लेस करेंगे, बस कॉमन सेंस लगाना है। मैंने ऐड और नो लिखा है, बस जो आपको लगता है दे दो। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास में 50% स्टूडेंट इस पॉइंट पे गलत हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स, मेरी उम्मीद बिल्कुल ठीक थी। 50-50% है लोग, कुछ ऐड बोल रहे हैं कुछ नो बोल रहे हैं। बहुत अच्छा, 56-47, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं यार, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरे प्रॉपर्टी टैक्स कब लगता है? किसके ऊपर लगता है? ऑनर के ऊपर लगता है, टेनेंट के ऊपर लगता है? जब किसी प्रॉपर्टी के आप ऑलरेडी मालिक बन चुके हो उसके बाद लगेगा कि उसके पहले लगेगा? सबसे क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाता है। क्लास में 52% बच्चे, और 50-50 बताएं, 50-50 आप देखो, मैं इसका रिजल्ट शेयर करता हूं, आप भी हैरान होगे कि देखो ये रिजल्ट आ गया आपके सामने, 50-50% है इसमें, इतना टेक्निकल पॉइंट था ये। तो बेटा प्रॉपर्टी टैक्स ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये प्री परचेज से रिलेटेड नहीं है। ये आप एक बार प्रॉपर्टी को खरीद चुके थे उसके बाद आप देते हो, हर साल देते हो, तो क्या हर साल प्रॉपर्टी टैक्स को, प्रॉपर्टी टैक्स क्या वन टाइम एक्सपेंडिचर है? इट इज नॉट ए वन टाइम एक्सपेंडिचर। तो जो एक वन टाइम एक्सपेंडिचर नहीं है वो फ्रीक्वेंटली और रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर, एवरी ईयर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, तो उसको आप कभी भी बेसिस में एड ऑन नहीं करोगे। क्योंकि एक बार जब आप मालिक बन गए उसके बाद तो आपको हर साल एक्सपेंडिचर करना है। तो जो 50% बच्चे नो बोल रहे थे वो सही थे, जो नो बोल रहे थे वो सही थे। यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स को हम एट, सर एक कंडीशन में हो सकता है मैंने 5 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया है और मैंने वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी और मेरी उस लायबिलिटी का पेमेंट उस बायर ने पे किया है। अंकुर आपने क्वेश्चन लिखा कि सर मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर एसेट्स इज रेडी टू यूज, तो वो मेंटेनेंस कहां से होगा? बिफोर, आप एक तरफ लिख रहे हो बिफोर रेडी, तो मेंटेनेंस वो तो फिर उसको डेवलप करने से रिलेटेड है, उसीलिए हम आप आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल। मेंटेनेंस अगर एग्जिस्टेंस में आ गई है तो उस एग्जिस्टेंस के पहले के तो सारे खर्चे आपको प्लस करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी सर, हम कहां पर थे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अगर आउटस्टैंडिंग हो, क्या हो? आउटस्टैंडिंग, और वो लायबिलिटी अगर किसी के द्वारा पे कर दी जाए, तब आपको ये ध्यान रखना है कि वो एड ऑन हो जाए। चलिए सर आगे बढ़ने जा रहे हैं। आई गेस सबको ये पॉइंट क्लियर है, अभी किसी को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल चैट बॉक्स में विदाउट एनी फियर्स लिख सकते। सबको क्लियर है ना कि प्रॉपर्टी टैक्स ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर वो किसी का आउटस्टैंडिंग था और उसको बायर ने पे किया है, तो बायर ने लायबिलिटी किसकी पे करी है? सेलर की। तो अगर हम वो पे कर रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली इंक्लूड, बट वो एक कंडीशन के साथ में है। सर आगे बढ़े। अंडर द यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, तो अंडर द यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल यू हैव टू कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द एसेट्स, बस ये लाइन है, बहुत बड़ा रूल है ये, कि आपने कोई भी एसेट्स को क्रिएट किया है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन ऑफ द एसेट। अब ये बात बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं, सीए इंटर सीए वाले बहुत इजीली समझ गए होंगे कि सर एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसको अलोकेट करना पड़ता है। यहाँ पे वर्ड लिखा ना एट्रीब्यूटेबल, तो वो यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल ने एक सिंपल बात बोल दी, बोले अगर आप किसी एसेट्स को क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएशन करने से रिलेटेड एंड लेस एक्सपेंडिचर, सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे? उस एसेट्स के बेसिस में जोड़ते जाएंगे। तो एग्जामिनर आपको अटरम सटरम ना जाने क्या क्या खर्चे देते रहेगा, वो क्रिएशन वर्ड के ऊपर पूरा फोकस करेगा कि अगर आप एसेट्स को क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये रूल के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन, कल मैं आपसे 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा इससे, इसीलिए मैंने अभी अपने एलएमएस में इस 15 क्वेश्चन को नहीं डाला, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जो आप कल इसको रिवाइज करके आते हो तो आप अपना माइंड कितना अप्लाई कर सकते हो। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने चार्ट के रखे हैं,
तो आज के इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करना, शुरू के 10 मिनट्स कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो सर क्रिएटिंग ऑफ एसेट्स से रिलेटेड वॉट एवर एक्सपेंडिचर होंगे हम क्या करेंगे, एसेट्स के बेसिस में जोड़ देंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो अभी नीचे आएगा। अंडर द यूनिकैप रूल you have to capitalize the cost of any real or tangible property you produce in your business। मतलब सर अब ऐसा सोचो, मेरी अमेरिका में मैं एक कोचिंग चलाता हूं, मैंने सोचा यार अपना काम बहुत बढ़ गया है, वर्चुअल के साथ साथ अपने को फिजिकल किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, अपन खुद का एक ऑफिस की बिल्डिंग का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो you produce in your business real or tangible personal property you produce in your business, प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है, तो वो सारे के सारे रूल यहां पर क्या कर दिए जाएंगे, सारे के सारे खर्चे आपको क्या करना पड़ेंगे, एड ऑन करना पड़ेगा। तो ये रूल बड़ा ब्रॉडली एप्लीकेबल है। दिस रूल अप्लाई टू प्रॉपर्टी दैट यू कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, इंस्टॉल, मैन्युफैक्चर, डेवलप, इंप्रूव, सभी के प्रकार के खर्चे यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दिए जाएंगे, प्लस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन पहले हम पढ़ लें, ये एक्सेप्शन आपके काम आएगा, बाकी लाइन के ऊपर आऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इसको याद रखना। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे आपको ब्रेन के साथ में उठा के दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल डू नॉट अप्लाई if the property is acquired for resale। सर मैं एक प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं और उसको वापस में उसमें बेचता हूं, तो उससे रिलेटेड मैं खर्चे उसकी कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा अगर वो मेरा टर्नओवर जो है वो 26 मिलियन, लास्ट 3 ईयर में 26 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं। तो सर अगर मैं कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा तो क्या करना चाहिए, मुझे बताइए क्या करना चाहिए, लॉजिक से बताइए, फिर क्या करना चाहिए सर? बताइए क्या करना चाहिए सर? कोई खर्चा किया है तो एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेंगे सर। सर प्रॉपर्टी में नहीं जोड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, कोई एक्सपेंडिचर जिसको हम बेसिस में नहीं जोड़ रहे तो वो सर हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस डिडक्शन के रूप में उसको क्लेम कर लेंगे, कहां सोचने की दिक्कत, एक्सपेंडिचर मान लेंगे। तो वो क्या लिख रहे हैं कि आपको यूनिफॉर्म रूल को लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिस में जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपका टर्नओवर लास्ट 3 ईयर में 26 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है और वो प्रॉपर्टी आप रीसेल के लिए अक्वायर कर रहे हैं। अब हो सकता है ना मैं कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूं, मेरा प्लान है कि यार ये छोटी सी बिल्डिंग को खरीद के मैं बेच दूंगा अगले महीने में, तो इसको खरीदने के लिए कुछ टाइटल रजिस्ट्री वगैरह मुझे करवानी है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट, अब बिल्डिंग तो हो सकता है 2 साल में बन के तैयार हो, तो क्या मैं सारे खर्चे, अब सोचो इसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट का सोचना है कोई बिजनेसमैन है, वो प्रॉपर्टी को बेचने वाला, अभी 2 साल उसको लगेंगे, अगले तो क्या उसको जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कैपिटलाइज कराते रहे, क्या डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे हम, सबसे पहले बोलो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताओ। अगर कोई प्रॉपर्टी को मैं रीसेल के लिए एक्वायर करता हूं, क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब ये अकाउंटिंग का नॉलेज लगेगा। कितने लोगों को लगता है कि सर अगर हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं फॉर रीसेल के लिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन स्टिल कई स्टूडेंट फंस जाते हैं। जरा नो यस तो लिख दो बेटा, क्लास में जितने स्टूडेंट, किसी को यस लगता है, और अंकुर आपको अगर नो लगता है तो जिनको नो लगता है क्या वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि सर क्यों नहीं डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बेटा आप लोगों ने ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कभी डेफिनेशन पढ़े होगी कि एसेट्स इज नॉट एक्वायर्ड फॉर रीसेल पर्पस, कि एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है तो वो एसेट अलग होती है और इन्वेंट्री अलग होती है। तो हमने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा सर, कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं फॉर रीसेल के लिए तो वो एसेट नहीं है, हमारी टेंजिबल एसेट्स थोड़ी है जिसके ऊपर हम डेप्रीशिएशन क्लेम कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने रूल बना दिया कि ऐसे पर्सन जो रीसेल के लिए कर रहे हो जिनका टर्नओवर भी कम है, 26 मिलियन डॉलर लास्ट 3 ईयर में, एनुअल ग्रॉस रिसीव, देखिए एवरेज नहीं लिखा, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो आप फंस जाओ इसमें, एवरेज और एनुअल में फर्क होता है, ये छोटी छोटी चीजें काम आ जाती हैं कई बार।
तो एनुअल ग्रॉस टर्नओवर इफ डू नॉट एक्सीड $26 मिलियन, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालिए। अच्छा, जो पार्ट 3 और पार्ट 1 भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने, आपको पार्ट 3 से आसान लग रहा है, पार्ट 1 डिफिकल्ट लग रहा है, अभी जरा थोड़ा एक फीडबैक देना, जो थोड़ा सा पढ़ के आए, एक आइडिया लग जाए। जब आपको मैं पार्ट 3 पढ़ाते रहता था तो मैं बोलता था आपकी असली एनर्जी वहीं पे जाने वाली है। अब आपको रियलाइज हो गया होगा, ये डिफिकल्ट नहीं है नमन अरोरा, बस आपको सही इंटरप्रिटेशन सीखना होगा। तो मैं बार बार बोलता हूं, टैक्सेशन इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। हाँ, पार्ट 1 लॉजिकल कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, धारा ने एकदम करेक्ट वर्ड यूज किया सर। पार्ट 3 इज ऑल अबाउट मगअप, क्रैमिंग, बट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज ऑल अबाउट लॉजिकल, एंड आपको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत बढ़ाना होगा। तो सर हम कहां पर थे, सर आप हमें पढ़ा रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी को रीसेल के लिए खरीदा तो उसको कैपिटलाइज नहीं करें। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एरिया के साथ में मैंने चित्रकारी कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये भी सर। कॉस्ट बेसिस इंक्लूडेड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन अप। अब एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको अगेन, फिर आप बताएंगे। कॉस्ट बेसिस इंक्लूडेड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन अप इफ इट इज नॉट डिटरमाइनेबल, यूज फेयर मार्केट प्रॉपर्टी रिसीव्ड। ये यहीं पर रुक जाना है, बस एग्जांपल डालने वाला हूं, यहीं रुक जाओ बेटा। बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बट फिर भी आपसे एक आध क्वेश्चन करा लेना चाहिए। परचेस की तो सारी कॉस्ट आएगी, वो तो कैपिटलाइज करने की जरूरत ही नहीं। अंकुर, जो आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज ये क्लास भी रिकॉर्डेड होती है तो मैं थोड़ा सा रिलेवेंट पॉइंट का ही कई बार आंसर देता हूं, बाकी बच्चे दूसरे कंफ्यूज ना हो जाए। सो हाँ, अभी हम कहाँ थे, अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप बताएंगे। एक ग्रैंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक ए के पास एक प्रॉपर्टी है, ए, ये बी है, इनकी ना प्रॉपर्टी पसंद आ गई हमको। प्रॉपर्टी की चित्र ये थी $10,000 की, हम देने को रेडी हैं। इसके ऊपर 3,000 की एक लायबिलिटी थी, वो भी हम देने को रेडी हैं। ये हम कैश में उसको 10,000 पे करने को रेडी हैं, और प्लस 3,000 लायबिलिटी का हम अज्यूम करने को रेडी हैं कि यार वो लायबिलिटी का फ्यूचर में हम पेमेंट कर देंगे, आप मत करना, ऐसा हम एक बॉन्ड साइन करा लेते हैं आपसे। प्लस हमारे पास एक कार है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमको पता है, हम ऑटो डील मार्केट में जाके पूछ के आ गए, उसका दिल आ गया हमारी कार पे, बोले आपकी कार $2,000 की हमको पसंद आ गई, वो आप हमको दे दो। हमने बोला ठीक है ले जाओ, और हमने बोला यार इस कार के ऊपर एक लोन चल रहा है, वो भी लेके जाओ ना आप। बोले कितने का चल रहा है, बोले छोटा सा चल रहा है $300 का। ये पूरा एग्जाम्पल बना दिया, कार के ऊपर लोन चल रहा है, कार भी देने को रेडी है, साथ में प्रॉपर्टी के लिए 10,000 देने को रेडी है, प्लस उस लाइबिलिटी को अज्यूम करने के लिए रेडी है। और अगर आपने बेसिस बता दिया तो आप शुरुआती दौर को पास कर चुके हो, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। सभी स्टूडेंट अगर आंसर दें तो बेटर लगेगा। एक स्टूडेंट का आंसर बड़ा डिफरेंट आ रहा है, 4700 आ रहा है, अलग अलग आना शुरू हो गए। 15,300 नमन अरोरा, 14,700, 10,700, और कोई है, बाकी सब खत्म। इतना सिंपल सा तो है, क्वेश्चन है। तो सर सीधी बात है, सबसे पहले यहां लिखो कैश, लिख दो बेटा। कैश कितना दिया, 10,000, यहां ऐड कर दो, अभी फॉर्मूला एंड में बताएंगे। फेयर, एफएमवी लिख देते हैं शॉर्टकट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन,
ये गिवन वाली, तो कितनी सर 3000 दे रहे हैं, प्लस सर हम एक लायबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं। लायबिलिटी यार सोचो ना, एक तो 10,000 दे दिया प्लस अपनी कार देगी, तो आउटफ्लो आउटफ्लो क्या है, 10,000 कैश चला गया सर, 3,000 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी चले गई, लायबिलिटी अज्यूम 3,000 फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। कितनी थी लायबिलिटी अज्यूम, 3,000 थी ना, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 2,000 थी। तो सर ओवरऑल ये 15 तो जाने वाला है, लेकिन एक लोन का बेनिफिट हो गया सर। वो जो लोन का पेमेंट हमको करना था वो हम नहीं करेंगे, वो कौन पे करेगा, वो जो हमसे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो अब आप देखिए, आपने अक्वायर किया 10,000, तो यहाँ पे अब रिलीफ, लाइबिलिटी रिलीफ आ गया ना, इसलिए तो मैंने आपसे प्लस पूछा था। तो जो और लाइबिलिटी रिलीफ थी वो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बस इसको प्लस माइनस कर दो, तो करेक्ट आंसर वुड बी 14,700। दिस इज योर बेसिस। तो ये जो 11,700 वाले कौन सी दुनिया में थे, 10,700 वाले कौन सी दुनिया में थे, क्या सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आई थिंक। कितना स्लो चल रहे हैं, बहुत ही स्लो चल रहे हैं हम तो। क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर ये प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि ये टेक्निकल चैप्टर स्टार्टअप है, ये बिल्डअप हो रहा है। यहाँ से आने वाले समय में मतलब आपको वैसे नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल में देते जा रहा हूँ, रिकॉर्डेड चल ही रहा है। तो सर यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट बेसिस इंक्लूडेड फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी गिवन अप, इफ इट इज नॉट डिटरमाइनेबल विथ रीजनेबल सर्टेनिटी यूज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड। तो सर अब हम कोई प्रॉपर्टी का केवल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमको तो पता ही नहीं है कि यार उसकी जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू, तो जो रिसीव कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो सर कैपिटल एक्विजिशन कॉस्ट जो भी होगी उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और एक कुछ रिबेट मिल गया हमको। उसने बोला अच्छा टोटल प्रॉपर्टी आप कितने की खरीद रहे हो, 14,700 में, आपसे यार 200 और आपको रिबेट दे देता हूं, छूट दे देता हूं। तो ध्यान रखना ये रिबेट ग्रॉस इनकम नहीं है, ये साफ लिखा है, मैंने मेंशन किया हुआ, देखो लिखा हुआ रिबेट इज नॉट एन इनकम, इसको हम क्या करेंगे प्राइस में से माइनस कर देंगे, तो रिबेट होती है छूट। दक्षिश पूछ रहे सर हमने फेयर मार्केट वैल्यू ऐड क्यों की, रूल में लिखा है कि हम एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और अपनी कार भी दे रहे हैं, तो हमारे जेब से $2,000 का आज सोचो कार जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा ही तो जा रहा है। वो मार्केट में 2,000 की कार में सेल कर सकता था, पर अब सेल नहीं कर पाऊंगा, मैंने किस उसको दे दी है सेलर को, तो मेरे जेब से तो $2,000 चले गए ना। लेस क्यों होगी, मैं ए बी की प्रॉपर्टी है, लेस क्यों होगी, कीर्ति गुप्ता लिख रहे हैं सर कार की वैल्यू लेस होना चाहिए, बेटा क्यों लेस होगी 2,000 यहाँ पे, सीधा तो लॉजिक है यार। आप सोचो, आप दूसरों को मत सोचो कि आपके पास एक कार है, ऐसा सोचो कीर्ति आपके पास बेटा एक कार है, और आप कनॉट प्लेस में एक प्रॉपर्टी देख के आए हो दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आपने बोला 5 लाख तो प्रॉपर्टी के मैं पे करूंगी, आप खरीद रहे हो ना, 5 लाख आपके जेब से गया कैश, और आपके पास एक कार पड़ी थी जिसको आप ड्राइव करते थे, वो उसने बोला कि नहीं, बोले ये प्रॉपर्टी तो खरीद रहे हो वो तो ठीक है, उसके पैसे तो दे रहे हो ठीक है, प्लस आपकी कार भी दे दो, तो आपने जाके ऑटो डील मार्केट में पूछा कार कितने की है, तो ये तो पहले आपने 5 लाख रुपए कैश दिए, 1 लाख रुपए की आपने कार दे दी फेयर मार्केट में, तो आपके जेब से तो 6 लाख चले गए ना, माइनस क्यों होगा, प्लस होगा ना। तो कार यहाँ पे लेस नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हम प्रॉपर्टी बी की बाय कर रहे हैं प्लस अपनी कार दे रहे हैं, तो मैं खरीद रहा हूं ना, तो मुझे कार देना है, तो कार की फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे प्लस करनी पड़ेगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन अप, प्लस सामने ऊपर उसके ऊपर एक लोन चढ़ा था वो भी ले रहा हूं तो प्लस कर दिया, पर उस कार के ऊपर मेरा एक लोन चल रहा था वो मुझसे माफ हो गया तो मैंने माइनस कर दिया। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आई गेस अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और रिबेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, बाकी ये रूल मैंने आपको समझा। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं,
मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद उन्होंने मुझे अपनी कार दे दी, बोले सलूजा जी कार चलाओ, 3 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू, क्या करोगे इसका? उन्होंने नगद नहीं दिया, क्या करेंगे इसका? 3 लाख का क्या ट्रीटमेंट दोगे आप? लिखो बेटा, 3 लाख का क्या ट्रीटमेंट दोगे? कार दे दी उन्होंने आपको, सीधी बात है सर, दिस विल बी इंक्लूडेड माई ग्रॉस इनकम। तो सर्विस के बदले में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज योर ग्रॉस इनकम। एक रूल समझ लीजिए, if you are providing certain kind of services and you are not receiving cash, instead of that you are receiving the property, then the fair market value of the property is your gross income, it is your ordinary income. Getting my point? तो सर वो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी जो आप रिसीव कर रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ग्रॉस इनकम। क्या सर ये कैपिटल गेन होगा या ऑर्डिनरी इनकम होगा? अब कई स्टूडेंट यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और बोले सर कैपिटल एसेट्स मिली तो कैपिटल गेन। बेटा कैपिटल गेन है ना, कैपिटल एसेट्स मिलने पर नहीं लगाते, ये भी बात ध्यान रखना। सिंपल सा लॉजिक है, कैपिटल एसेट्स मिलने पर कभी भी कैपिटल गेन नहीं लगता। कैपिटल गेन कैपिटल एसेट्स को बेचने पे लगता है। ये छोटे छोटे ट्रिप्स आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। जैसे आपने अप्लाई किया कि सर हमने यहां पर क्या किया है, तो आगे बढ़े। यहां पे इस पॉइंट को मैंने मेंशन किया हुआ है इस, अब लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में मैंने एक पॉइंट यहां पे डाला हुआ है, एक्विजिशन बेसिस। तो कई बार क्या होता है कि हम नोट रिसीवेबल लेते, तो यहां पर एक वर्ड आया है एक्विजिशन, इंक्रीज नोट्स फॉर दिस टू द सेलर। मतलब आपकी बुक्स में एक नोट पेबल आ जाएगा, मतलब आपने कोई लायबिलिटी अज्यूम की ना, तो आपकी बुक्स में क्या आ जाएगा? वो नोट पेबल आ जाएगा। और आपका टैक्स बेसिस उस मॉर्गेज अमाउंट से, अगर कोई मॉर्गेज है, इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल बुक का ले लिया मैंने, 30,000 buy a building for cash and assume mortgage on it 190,000। देखिए कितना बड़ा मॉर्गेज है कि हमने पेमेंट किया 30,000 प्लस एक मॉर्गेज को अज्यूम्ड कर लिया। ये वर्ड है ना अज्यूम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार काम आएगा आपके। अज्यूम्ड, अज्यूम है बिल्कुल इंग्लिश का सिंपल वर्ड, बट इट इज वेरी यूजफुल while calculation of capital gain as well as the property basis। तो अगेन आप इस लेक्चर को बिल्कुल सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। इसका जो मैं, ये बात ध्यान रखना कि दूसरा, मतलब आपको जब कभी भी कंफ्यूजन होगा ना, तो आप शुरू से लेक्चर देखना। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स इस लेक्चर को वॉच करना। और अगर आप ड्राइव करते हैं तो बढ़िया कान में लगा के, मेट्रो में जाते हैं तो कहीं भी आप इसके ऑडियो को पॉडकास्ट के रूप में सुनेंगे ना, इसलिए आज मैंने मेरी वीडियो भी हाइड कर रखी, कि आप इसको पॉडकास्ट के रूप में सुनेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि सर बार बार कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बोल रहे थे, कि अज्यूम को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो सर 30,000 प्लस 190, तो 220,000, 2,20,000 वुड बी योर बेस। तो सर 2-3 बातें अब हमको यहाँ पे क्लेरिफाई होते जा रही है कि लायबिलिटी के बेसिस को, लायबिलिटी जो अज्यूम करते हैं उससे प्रॉपर्टी का बेसिस बढ़ा दिया जाता है। और अगेन यहाँ पे अगर आप सर्विस देते हो और कोई प्रॉपर्टी रिसीव करते हो, तो एक रूल है, the fair market value of the property received in exchange for service is income to the provider when it is not subject to substantial risk of forfeiture and not restricted to the transfer। यहां पर एक एक्स्ट्रा बात ये लिखी है कि सर अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो बदले में जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो फ्यूचर में मेरे से फॉरफिटेड नहीं की जानी चाहिए, कि अभी दे दी बोले बाद में हम छीन लेंगे, वो फिर इनकम नहीं है। तो लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू, when it is not subject to, when it is not subject to substantial risk of forfeiture, not restricted to transfer, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बेसिस नया आ गया सर आपके लिए, इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्विस देकर अक्वायर करते हो, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, बोले आपकी सर्विस की वैल्यू मार्केट में कितनी है। मैं ऑडिट करता हूं, इस प्रकार का ऑडिट $10,000 में हो जाता है, लेकिन मुझे जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है। बेटा बेसिस क्या होगा?
10,000 या 80,000? जरा फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो ये बात। यही बात भी कॉम्प्लिक, ये बात आप भूल ना जाना, इसीलिए मैंने बोला पॉडकास्ट के रूप में सुनना। देखो लिख दिया ना कहीं दक्षेश दलपति ने 10,000, बस मैं यही इंतजार करना चाहिए। क्या लिखा है सर वहां पे? सर्विस लिखा है या प्रॉपर्टी लिखा है? दक्षेश आपने लिखा है, तो याद रहना ये पॉइंट जो येलो, मेरे को मजा नहीं आ रहा था सारा व्हाइट करके इसको येलो में करने का। और ये गुड्डा गुड्डी बनाने का, ये गुड्डा गुड्डी आपको याद रहेंगे कि सर ने यहाँ पे कोई पॉइंट बोला था कि सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, तो इनकम भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी का बेसिस भी वही। इट इज वेरी वेरी लॉजिकल। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। लम सम परचेस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सर लमसम परचेस का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारी कंबाइंड में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमको एक, ये मिस्टर ए थे मेरे एग्जांपल में, ये मिस्टर बी हैं, इनसे 2-3 प्रॉपर्टी खरीदे, बोले कार दे दो, बिल्डिंग दे दो, लैंड भी दे दो, बोले ये तीनों हमको आपके पसंद आ गई है। तो इन्होंने बोला कि यार इसकी फेयर मार्केट वैल्यू अकेले अकेले क्या है, बोले इसकी 80,000 है, अभी इंडियन रुपीज में ले लेना, 80,000 है, तो 2 लाख है, और राउंड फिगर करने के लिए 20,000 लिख रहा हूँ ना सिर्फ, तो ये 3 लाख हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टैंड अलोन प्राइस। अब हमने क्या किया यार, इसके लिए लमसम पेमेंट कर दिया, बोले यार इतना सारी चीज खरीद रहे हैं तो आप हमें इसको 2,50,000 में दे दो, हम आपको इकट्ठा पेमेंट देने को रेडी हैं। क्या करें सर? तो सर सीधी बात है, प्रपोर्शनेट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, प्रपोर्शनेट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? तो सर जो कंसीडरेशन आपने पे किया है, इतना समझते हो ना, कंसीडरेशन पेड मल्टीप्लाई एफएमवी ऑफ कार ले लो और डिवाइड कर दो, प्रोपोर्शनेटली निकालते आता होगा ना सभी को, इतना आना चाहिए क्लास में। क्योंकि मैं कई बार अपनी वीडियो में बोल देता हूँ कि 12th पास भी इनरोल एजेंट कर सकते हैं, यूएस स्टेशन कर देते हैं, तो 12th पास में भी ये सब तो आता है ना प्रोपोर्शनेट निकालते हुए। टोटल एसेट्स फेयर मार्केट वैल्यू, तो पर मैं समझा भी दे रहा हूं आपको, तो सर सिंपल सी बात है, 80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इनटू कितना, 2,50,000, तो 1 लाख, देखना प्रपोर्शन, हाँ मेरा कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, हाँ मैंने 3 लाख कर दिया ना यहाँ, इसलिए गलत हो गया वो, 2 लाख कर दिया ना, क्योंकि उससे ज्यादा आ नहीं सकती फेयर वैल्यू। तो 66,667 इज द कार वैल्यू। ठीक है, आई गेस सबको समझ में आ गया क्या प्रोपोर्शनेट, तो बस वो यही कहना चाहते, फॉर्मूले पे नहीं जाना है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स परचेज मल्टीप्लाई लमसम परचेज प्राइस अलोकेबल कॉस्ट बेसिस। तो हमने इसको क्या कर दिया है, इस प्रोपोर्शनल में एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट भी इन्होंने डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑल्टरनेटिवली ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी में भी एग्री in writing as to allocate the consideration or the fair market value of the any assets। मतलब दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हो सकता है कि चलो 2.5 लाख दे रहे हो ना आप, हम ऐसा करते हैं कि कार की वैल्यू 50 मान लेते हैं। अब मैं आपसे एक लॉजिक पूछूंगा कि इसमें आईआरएस को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, अगर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कर लिया हमने 8 क्या आईआरएस किसी लॉजिक के बेसिस पे बोल सकता है कि नहीं यार ये गलत कर रहे हो आप, और क्या लॉजिक होगा, दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। यहां पर अगर आप आपकी सोच पहुंचती है, यू आर सुपर स्मार्ट स्टूडेंट। आईआरएस को कोई पंगा हो सकता है, कल को आईआरएस डिनाई कर सकता हो, किस लॉजिक पे आपको राइट टाइप करना होगा, व्हाट लॉजिक बिहाइंड आईआरएस बोल सकता है कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा।
या अपनी मर्जी से कुछ भी एग्रीमेंट करके पॉइंट नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं कल को क्या बोलूं कि इसकी वैल्यू कर लेते 2,40,000, इसकी वैल्यू कर लेते 5,000, बोले 2.5 लाख पेमेंट किया, बताओ आईआरएस को क्या ऑब्जेक्शन होगा? बस अंकुर ने सोच लिया, बस यही तो डिफरेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां तक पहुंच गया, बस यहीं पर आप पहुंच, ये लॉजिक मैनिपुलेशन तो है, लेकिन क्यों, इससे आईआरएस को क्या ऑब्जेक्शन होगा? ये पॉइंट अगर आप सोच सकते हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली, आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप तो बिल्कुल छा जाओगे। मौका दे रहा हूं आप लोगों को, और जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी अपने आप को करेक्ट करना कि वो मैं हमेशा वीडियो वालों, क्योंकि ना 90% बच्चे लाइव क्लास में नहीं आते बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग शेड्यूल। निर्भय जय स्कैम नहीं है बेटा, ये स्कैम नहीं है, एक प्रकार से आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप सोचो, आप इस प्रॉपर्टी को 2,30,000 में फ्यूचर में बेचने वाले हो, तो आपने टैक्स इविजन कर लिया, 2,40 की प्रॉपर्टी को आपने 2,30 में बेच दिया, 10,000 का लॉस आपने बुक कर लिया, जबकि एक्चुअल में तो इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख थी, और आपने इसको गलत अलोकेट करवा लिया 240 का, और 230 में बेच के 10 का लॉस बुक करा लिया, जबकि देखा जाए तो इसको अगर सही फेयर मार्केट वैल्यू पर आप अलोकेट करते तो 30,000 का आपको गेन आना था। तो आपने एक प्रकार से टैक्स की सेविंग कर ली। इसको स्कैम मत बोलना निर्भय जा, ये एक प्रकार का टैक्स प्लानिंग मत कहो, टैक्स इवीजन कहो। तो आईआरएस कैन डिनाई, आईआरएस कैन रेज द क्वेश्चन, इसीलिए यहां पर एक बात मैंने मेंशन कर दी है, ऑल्टरनेटिवली the transferor and transferee may agree in writing as to allocate the consideration of the fair market value in assets. The agreement is binding on the parties unless IRS deems it's improper. अब बुक में ऐसा कोई एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा। If improper, the residual method may be applied, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे लास्ट में समझाई जाएगी। What is the meaning of residual method? तो मैंने आपसे बोला है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा फर्दर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बहुत डिटेल, क्योंकि मैंने जो ये सीरीज शुरू की है बहुत डिटेल जाएगी बेटा। आप लोगों को ये वीडियोस ऐसे लगेंगे कि सर हमको याद हो गया, इसलिए उसको सुनते रहना, पॉडकास्ट जैसे अपने बढ़िया कान में लगा लेना, एक बार रीड करना ये नोट्स को, एक बार पॉडकास्ट के रूप में सुनना, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, तब जाके आपका 90 स्कोर ना है तो मुझसे कह देना। हाँ, सारे एलएमएस में आ रहे हैं सारे, कोई भी एक आध कोई मिस हो गया था बीच में, वो शायद रोज आ रहे यार, वो ना टेक्निकली कई बार वो फॉल्ट आ गया था, पता नहीं, तो मैं अब ऐसा ना हो इसलिए उसको इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा। एक रोज आ रहे किसी स्टूडेंट का मिस हो गया है, कुछ बोल रहे मिस हो गया, कुछ बोल रहे मिल गया है,